नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आते हैं। रांची उनके स्वागत के लिए तैयार रहता है। पूरी राजधानी स्वागत करती है, जनसैलाब उमड़ता है। रांची में अमित शाह का रोड शो था आज शाम को। करीब 1.5 घंटे तक ये रोड शो चला। 1.5 से 2 घंटे तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा की। शाह ने बाकायदा खुली जीप में बैठकर हजारों लाखों लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखा। चारों तरफ कमल फूल खिले हुए नजर आए, गेरुए वस्त्र नजर आए। राम दरबार को सजाया गया, राम मंदिर को सजाया गया। हालांकि इस बीच अमित शाह ने कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, न उन्होंने कोई संबोधन दिया जनता के बीच। लेकिन लोग एक झलक पाने को बेताब दिखे। देखिए पहले ये रिपोर्ट। राजधानी में अमित शाह का मेगा रोड शो। शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। 1.5 किलोमीटर तय करने में लगे 1.5 घंटे। राजधानी रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मेगा शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। चुटिया के इंदिरा गांधी चौक से अमित शाह का रोड शो शुरू हुआ और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चौक तक गया। लेकिन लोगों की सैलाब इतना कि अमित शाह को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1.5 घंटे लग गए। रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुली जीप पर सवार थे। उनके साथ बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ और हटिया से विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद थे। शाह के मेगा शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। रोड शो के दौरान चुटिया में बनारस की गंगा आरती की झलक भी देखने को मिली। वहीं शाह के काफिले के आगे आगे नाचते गाते कलाकार चल रहे थे। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में भीड़ खड़ी थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाथ हिलाकर सबको अभिवादन दिया। यही नहीं, लोगों पर फूल भी बरसाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। बड़ी इमारतों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा झारखंड दौरा था। हाल ही में अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को संबोधित किया था और अब रांची में संजय सेठ के समर्थन में मेगा रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूरी रिपोर्ट देखी आपने, किस तरीके से शाह रांची आते हैं, रोड शो करते हैं। व्यापक व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है क्योंकि गृह मंत्री हैं। वैसे भी वीआईपी मूवमेंट है। तमाम जो तैयारियां होती हैं सुरक्षा की वो पुलिस करती है। करते हैं चर्चा जिस पर अमित शाह के रांची दौरे से भाजपा को कितना फायदा कितना नुकसान। रांची से शाह के हुंकार क्या झारखंड की जनाधार को साधने का काम हो पाएगा? अमित शाह के रांची आने, संबोधन करने का एक बड़ा अहम महत्व होता है, लेकिन आज उन्होंने संबोधन नहीं किया, केवल रोड शो उनका था। रोड शो रखा गया। अमित शाह अपने समय पर आते हैं, बाकायदा पूरे रोड शो को नियमित तरीके से पूरा किया जाता है। खुली जीप में निकलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जिनको हजारों धमकियां मिल चुकी हैं, जो कई बार उनका सुरक्षा दायरा बड़ा सशक्त होता है। बावजूद इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई, सुरक्षा दायरा सख्त किया गया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़क पे उमड़ा रहा। लोग एक झलक पाने को अमित शाह के बेताब दिखाई दिए। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब। नमस्कार कमल जी, स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ हेमलाल मेहता जी हैं। हेमलाल जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। और आजसू से विजय साहू जी हैं। विजय जी स्वागत है आपका। शुरुआत प्रतुल जी से करते हैं। भाजपा की रोड शो की सफलता किस पर जाती है? रोड शो धमाकेदार रहा प्रतुल जी। रोड शो आपका, भाजपा का रोड शो था। अमित शाह रांची पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह, नई ऊर्जा, संजीवनी फूंक कर गए। लेकिन रांची का चुनाव क्यों? रांची तो आप लोगों का गढ़ रहा है। रांची में लोग रोड शो का मतलब प्रतुल जी? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है कि जब लोग कनेक्ट करते हैं। हमारे नेता कार्यकर्ता तो 24/7/365 इलेक्शन मोड में रहते हैं। और इलेक्शन मोड से हमारा मतलब है वो लोगों की जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी समस्याओं को लेकर मुखर रहते हैं। तो ये समय एक होता है
कि जो ये लोग कहते हैं कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को छोटे शहरों में क्या जाने की आवश्यकता हुई। साहब, इलेक्शन में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, सबका वोट है, सबके वोट की कीमत है। अगर आप मोहल्ले में जा रहे हैं तो सैल्यूट कीजिए इस डेमोक्रेसी को जो बड़े नेताओं को भी गली मोहल्ले तक पहुंचा रहा है। लेकिन उसको लेकर तरह तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं कि साहब सेफ सीट पर क्यों जा रहे हैं। भाई सीट है हमारी, इलेक्शन का प्रोसेस है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाह रहे हैं। आपको क्या आपत्ति अगर हम रांची में रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं? ये हमारा एक तरीका है अंतिम व्यक्ति तक कनेक्ट करने की, जिसके साथ हम 1 to 1 शायद नहीं कर सके। 140 करोड़ की यहाँ आबादी है, 80-85 करोड़ के आसपास यहाँ वोटर्स हैं, तो एक एक लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन लोगों को भी इंतज़ार रहता है अपने नेताओं की झलकियाँ पाने का, तो ये एक हमारे पास बेहतरीन तरीका होता है। पर कांग्रेस को इस पर भी मिर्ची लग रही है, और लगेगी क्यों नहीं। इनको तो इलेक्शंस पसंद नहीं थे ना। आपको याद है ना, जो 1975 में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण का मुकदमा में इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था। देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए उनकी सदस्यता ली गई थी, तो उस समय इमरजेंसी लगा दिया गया था। जो इलेक्शंस 1976 में ड्यू थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया, और 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के कारण करना पड़ा। तो कांग्रेस को तो इलेक्शन से पहले भी एलर्जी रही है, इन्होंने तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया था इमरजेंसी लगा के। तो ये तो एक बेहद खूबसूरत जरिया है साहब, इसको एडमायर कीजिए कि अंतिम व्यक्ति तक हमारे नेता कनेक्ट कर रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि जो इतना बड़ा पूरे विश्व के लिए एक शानदार उदाहरण पेश हो रहा है। देखिए कमल जी, रुक करते हैं कांग्रेस का। कमल ठाकुर हमारे साथ है। कमल जी, कांग्रेस को मिर्ची लग रही है शाह के रोड शो से, या झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ आने से? किसी ना किसी स्टेट के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा होता है, रोड शो होता है, इसके अलावा अमित शाह आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं। देखिए अभिषेक जी, मिर्ची वाली बात ही नहीं हो सकती है। प्रचार माध्यम है चुनाव का, तो कोई भी आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो जो फ्लॉप शो साबित हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए अमित शाह जी का रोड शो रखा गया, और ऐसे जगह पर रखा गया जहां मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को उस रोड में चला दिया जाए शाम के समय में, तो जितने लोग आए थे उतने लोग रोड में नजर आने लगेंगे। अगर लगता है कि अमित शाह जी का या प्रधानमंत्री जी का रोड शो से कुछ फायदा होने वाला है, तो यहाँ बगल में एक HEC कॉलोनी है जिसके मजदूरों को 22 से 23 महीना से वेतन नहीं मिला है। आप उधर एक रोड शो करा के देख लेते, आपकी कलाई खुल जाएगी। आप तो सेफ जगह खोजते चल रहे हैं। जैसे इस बार का मैनिफेस्टो में नड्डा जी का फोटो लगा दिया गया, इसलिए लगा दिया गया कि ये सेफ चीज खोजा गया। जब प्रधानमंत्री जी इस बार भूतपूर्व होने जाएंगे तो सारा ठिकरा नड्डा जी पर फोड़ दिया जाएगा। तो रोड शो और प्रचार में किसी भी दल को, किसी भी नेता को मिर्ची नहीं लगनी है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। ये तो 365 दिन का बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि लोग 1845 दिन 25 दिन इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, ये लोग केवल प्रचार के माध्यम से जी रहे हैं। अब देख लीजिए, जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था, आज उस सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री का फोटो गायब है। क्यों गायब है भाई, इसको समझना चाहिए। और प्रचार करना उनका अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार HEC में भी किसी बड़े नेता का, बीजेपी का एक रोड शो हो जाता तो हम लोग देख लेते कि हाँ कितने लोग जुट रहे हैं, कितने लोग देखने आ रहे हैं उनको। कांग्रेस सांसद का टिकट HEC से बाहर कब निकलेगा साहब? अरे ये बात, ये आपका सवाल है, ये आपका मानना है, और निश्चित तौर पर अगर आप ये मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ये सवाल आपका लाजमी है कि हर क्षेत्र में अगर रोड शो करना है तो हर क्षेत्र में आना चाहिए। सीधे रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं झामुमो से हेमलाल मेहता साहब। हेमलाल जी, एक तरफ अमित शाह का रोड शो चल रहा था, राजधानी उल्लास में थी, लोग डूबे हुए थे, भीड़ आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। दूसरी तरफ झामुमो एक से बढ़कर एक सख्त कदम उठा रहा था। जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, सीता सोरेन जो कि शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं झामुमो से, उनको आज आप लोगों ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। झामुमो के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम, उनको निष्कासित कर दिया। क्यों साहब, अचानक इतना हार्ड स्टेप क्यों? देखिए अभिषेक जी, ये जहाँ तक रोड शो की बात है, ये डिबेट ही है मेगा रोड शो पर। तो सबसे पहले मेगा रोड शो पर हम कहना चाहेंगे, हाँ कह लें सर, कि आज
आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए रांची में, बहुत ही अच्छा लगा। झारखंड वासियों को उम्मीद भी थी कि आएंगे अमित शाह जी तो कुछ बोलेंगे, या तो रोड शो था सर। कुछ बोल के जाते। नहीं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, कुछ भी कर देते। अच्छा, जो पिछला उन्होंने कहा था उसका भी इजहार कर देते कि हमने क्या कहा था जी। और ये रोड शो आपने देखा होगा कि ऐसा जगह रोड शो जो रांची का एकदम एक किनारा एक छोटा सा जगह है, वहाँ रोड शो कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिस तरह का गली है वहाँ भीड़ तो होना ही है, स्वाभाविक है। जितना भीड़ होना था हुआ, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बोले नहीं, ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ना किसी मीडिया कर्मी को वाइट दिए, कुछ भी नहीं कहे कि हम आगे क्या करेंगे और हम जब सत्ता में आए थे तो क्या कहे थे। चूंकि उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने ही चलाया था 2014 में, जो इन्होंने कह के आया था कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में होगा। और जब बाद में आपने ही पूछा, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपने कहा था 15 लाख, वो कब आएगा, उन्होंने साफ आदरणीय अमित शाह जी ने एज ए मैंने गृह मंत्री उन्होंने ही कह दिया कर ये 15 लाख आना नहीं है, ये तो जुमला था, जुमला था। जुमला था। कहाँ सुना साहब आपने ये? कुछ रखा है आपने कटिंग वटिंग? हाँ हाँ, लीजिए, मैं सुना दे रहा हूँ। ये बढ़िया, सारी जनता को मैं सुनाना चाहूंगा। पर आप न्यूज़ 11 का क्लिप छोड़कर चलाने नहीं रुक जाए प्रतुल जी, पहले मुझे देख लेने कि आप कहाँ की क्लिप सुना रहे हैं। हेमलाल जी, एक सेकंड, आप पहले चेक कर लीजिए, सुन लीजिएगा। एक सेकंड ले। नहीं, वैसे सुनाइएगा तो नहीं आवाज आएगी। कहाँ की क्लिप है सर? कैमरे पे नहीं आ रहे हैं आप, कहाँ की क्लिप है भाई? उनका आवाज है या नहीं है? क्लिप कहाँ की है? किसी और न्यूज चैनल की क्लिप है? किसी न्यूज चैनल का है या नहीं है? ये व्हाट्सएप में है, सोशल मीडिया में चल रहा है। आप रख लीजिए, आप भेज दीजिएगा, हम उसको एक बार एग्जामिन कर लेंगे। हम आपको भेज देंगे। उन्होंने कहा था कि ये जुमला है 15 लाख रुपए का। नहीं, ठीक है, आप रख लीजिए। किशोर आडवाणी को दिए थे जी। कमल जी, बात पूरी कर दे, क्या बता रहे हैं? ये था, चूंकि कोई अब बताने का आगे हम क्या करेंगे तो रह नहीं जाएगा। जनता सब जान चुकी है कि ये झूठ बोल रहे थे, सारे लोग झूठ बोल रहे थे। 2 करोड़ पर झूठ बोला, बहुत सारी चीजों पर, तो उस पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आदरणीय हमारे भाई प्रतुल जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग, शायद किन्हीं ने कहा था कि आगे चुनाव नहीं होगा या चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। तो मैं रिसेंटली जो आपके वित्त मंत्री सीतारमण जी के उनके पतिदेव, उन्होंने क्या कहा? अब आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं वही तो जो आ रहा हूँ सर। प्रतुल जी कुछ बोल रहे हैं। एक अतिथि और है हेमलाल जी, सवाल मैंने जो इन्होंने कहा, मुझे दूसरी बार आपके पास आना होगा उसी सवाल को लेकर। आ रहा हूँ, रुक जाइए हेमलाल जी। उन्होंने कहा कि यदि मोदी जी इस बार बन जाते हैं तो अगला चुनाव नहीं होगा। चलिए, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके आदमी कह रहे हैं। हेमलाल जी नहीं कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। विजय साहू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाजपा का कोई नहीं है सर। बता रहा हूं। अभिषेक जी, अमित शाह का रोड शो फ्लॉप हुआ बोलते हैं, मोदी जी का रोड शो फ्लॉप हुआ, तो आप क्यों नहीं रोड शो करवा रहे? मेरे रोड शो से आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अभी आप देखिएगा कि अभी मेरा चेहरा आप देखिए, मैं सुबह 5:30 बजे से निकला हुआ हूँ और यहाँ से जब चैनल से फोन गया तो मैं मांडू में मीटिंग कर रहा था। 30 मीटिंग मैंने किया है, छोटा लीडर होने के बावजूद। तो ये सुदेश कुमार की छाया के रूप में मेरा पार्टी का सभी कार्यकर्ता काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि कल हजारीबाग के बरही में मोहन यादव आए थे, आज केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उससे पहले हेमंत बिश्व शर्मा आए, आज हमारे अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी का दौरा है, फिर जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम है। तो हम लोग मैंने प्रजातंत्र में उत्साह पैदा करना होगा ना। अब कहिएगा, अपील करिएगा, परसेंटेज जो पोल गिर रहा है, मेरा नेता आ रहा है, लोकतंत्र को परिभाषित करने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हर कार्यक्रम सुपर डुपर हिट है। थोथी दलील से काम नहीं चलेगा। आप जाके देख लीजिए हजारीबाग में, आप जाके देख लीजिए
बाकी लोकसभा क्षेत्र में और रांची का देख लीजिए, क्लीन स्वीप हम लोग कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र की गरिमा को हम समझते हैं और लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है उनको प्रेरित करते हैं वोटिंग के लिए। और ये चुनाव है, बैटल फील्ड है, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके सैनिक कहाँ है लड़ने वाले, आपके सुपरस्टार लोग कहाँ हैं, कितने लोगों का आपने कार्यक्रम करवाया है। तो ये जो मिर्ची लग रहा है, आज का आप रोड शो देखेंगे तो हमको लगता है कि केवल रांची नहीं, पूरे झारखंड में इसका माहौल बनेगा। क्योंकि अमित शाह के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि जब 370 पर वो प्रस्ताव ला के लोकसभा में चर्चा कर रहे थे तो विपक्ष वाले लोग चिल्लाने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा संकल्प था और उस संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे। और आप अगर ज्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा तो अभी बोलिए, पीओके पर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? विपक्ष चुप हो गया कि कहीं आज ही सैनिक भेज के पीओके को भारत में नहीं मिला ले लोग। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे जुड़ते अतिथियों के साथ। प्रतुल जी, आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल कांग्रेस के लिए है, कमल ठाकुर साहब के पास आता हूं, तुरंत लौटता हूं आपके पास आऊंगा। आपको जो जवाब देना है हेमलाल जी का जवाब दे दीजिएगा। कमल साहब, देश 5वें चरण के चुनाव में प्रवेश करने वाला है। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है। अगर भाजपा की बात करें तो राजनीति में भाजपा राम, राशन और राहत की राजनीति करती है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। इनका हमेशा से यह स्लोगन रहा है, राम, राशन और राहत। अगर कांग्रेस की बात करें तो या राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर आपके प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, कभी आप लोगों ने राशन पर नहीं कहा, बल्कि प्रियंका गांधी ने तो यहां तक गरज कर कह दिया कि राशन नहीं, रोजगार चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में भी कहीं राशन का जिक्र नहीं है। फिर कल ऐसा क्या हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर उतर आए कि अब हम 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो राशन देंगे, जबकि 5 किलो राशन में देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको 11 लाख, 11.25 लाख करोड़ रुपए उसके लगते हैं। 10 किलो राशन में जाइएगा 23.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे। कहां से लाएंगे ये पैसे? और अचानक रोजगार से वापस राशन की तरफ क्यों मूवमेंट हो गया कांग्रेस का? ये जो राशन वाली बात है, ये राशन आज से नहीं दिया जा रहा है। फूड गारंटी बिल किसने लाया था? ये तो बरसों से कांग्रेस पार्टी जो विचारधारा से चलती है, जो योजना लाती है, उसका नाम बदल दिया गया। रही बात राशन देने की, तो जब आप देश के उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, तो क्या गरीब के पीछे में आप खर्चा नहीं कर सकते क्या उस पैसे को? तो आप मैनिफेस्टो में ले लेते साहब इसको कि आप अरे लोग राशन मैनिफेस्टो देंगे। में, मेरे मैनिफेस्टो में मैं तो 2004 से ही फूड गारंटी बिल और मजदूरों के लिए मनरेगा ये सब ले आके रखा है। कोई नया चीज थोड़ी जो हम करेंगे। मैं तो कहता हूं कि मनरेगा के 400 रुपया कर देंगे। बिल्कुल आपने कहा ये, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने नहीं रखा है उसको आपने ये मान लिया कि भाजपा पूरी कर रही है, अब आपको उसको करने की जरूरत नहीं। हमने युवाओं के लिए जो रखा है, महिलाओं के लिए रखा। क्या 8,500 रुपया अगर एक महिला, गरीब महिला को मिलता है तो क्या वो राशन नहीं है क्या? उस 1 लाख रुपए नहीं, आप और भी समझिए। पहली नौकरी जो युवाओं को देंगे हम, 1 लाख का जो बात है, डिप्लोमा डिग्री जो करके आएंगे, क्या ये रोजगार नहीं है? प्रियंका गांधी ने जो बात बोला है जिसमें सच्चाई भी है कि आप जो राशन की बात है, ठीक है, राहत देनी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने 2029 तक राहत दी है, इस पर बहुत सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि गरीबों के लिए है। लेकिन मेरा मानना यह है कि रोजगार जरूरी है कि राशन जरूरी है। अगर उसको रोजगार दे देंगे तो आप राशन भी दीजिए, रोजगार भी दीजिए, खंडन क्यों करते हैं? कहाँ कल्याणकारी? नहीं, मैं कल्याणकारी, आप एक बात बताइए। गांधी वाड्रा नहीं, आप इंदिरा आवास हम आज से दे रहे हैं, वही चीज का नाम बदल दिए। आप दे रहे हैं, कोई भी आवास दे रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं, सरकार के फंड से अरे आता तो है। ये तो वर्तमान सरकार दे या पूर्व की सरकार है? अभिषेक जी, मैं बोल दिया तो आपको लगा कि मैं दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो भी सरकार दे रही है। मैंने कभी नहीं कहा, वो भी सरकार दे रही है। मैं अपनी बातों को कह रहा हूं कि मैं फूड गारंटी बिल 2009 में ही ले आके दे दिया था कि आपको राशन मिलेगा। प्रतुल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रतुल जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था अतिथियों को। सबसे पहले इन दोनों ने इस बात को कहा कि चुटिया में क्यों? साहब, चुटिया से क्या प्रॉब्लम है? क्या आप मानकर चलते हैं कि वहाँ पे किसी दूसरे पार्टी का नहीं चलता, वो बीजेपी का गढ़ है, इसलिए शायद आपको थोड़ी मिर्ची लग रही है? तो मैं बताता हूँ कि चुटिया तो छोड़ दीजिए, चुटिया की संकरी गलियों की आपने बात की ना, और कहा कि क्यों उनको करने की ज़रूरत पड़ी। मैं तो लाइव टीवी पे चैलेंज करता हूँ कि चलिए अपर बाज़ार चलते हैं, और अपर बाज़ार नहीं चलते साहब, उसके रंगरेज गली में चलते हैं। वहाँ जाकर राहुल गांधी की आप पदयात्रा करवा कर देख ले कितनी भीड़ आती है। अगर 10वां हिस्सा भी हमारे चुटिया की रैली का जुट गया ना तो मैं मान जाऊंगा
कि सच में राहुल गांधी में दम है, लेकिन ये इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है। राहुल गांधी अब सर 4000 किलोमीटर चले हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले हैं, कमल जी, 1 किलोमीटर नहीं चलते हैं, 4000 किलोमीटर। कमल जी अपनी बारी आने पर बोलिए, जरूर बोलिए। नहीं टोका कमल जी, थोड़ी मर्यादा रखे, एक बार भी मैंने आपको नहीं टोका। देखिए अब कैसे किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है। आज अभिषेक मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बहुत संक्षिप्त समय में, कि आप जानेंगे कि किस तरीके का झूठ परोसा जाता है। जिस समय 2004 में इनकी सरकार ने टेक ओवर किया था, उस समय जो डीजल थी उसकी कीमत 22 रुपए प्रति लीटर थी। जब इन्होंने छोड़ा 2014 में तो डीजल की कीमत 52 रुपए प्रति लीटर थी, यानी 210% का 10 वर्षों में जंप हुआ। और आज डीजल की कीमत 90 रुपए के आसपास है, तो उस समय के 68 और आज के 90 में सिर्फ 70% का जंप है। पेट्रोल की बात करें तो जिस समय 2004 में इन्होंने छोड़ा था उस समय पेट्रोल की कीमत 32 रुपए थी। जिस समय माफ कीजिएगा 2004 में जब ये सत्ता में आए थे तो पेट्रोल की कीमत 32 रुपए थी। 14 में जब छोड़ा तो 68 रुपए थी। आज पेट्रोल की कीमत 98-99 रुपए है रांची में, और ये 60% का जंप है। तो कहाँ इनके समय का 210 और 220% का जंप, कहाँ हमारे समय का 60 और 70% का जंप। और एक एलपीजी को लेकर ये फैलाते हैं भ्रम कि साहब एलपीजी हमारे समय 400 रुपए का था। तो आप अभी जोड़ ले कि ये जिस एलपीजी की बात करते हैं वो सब्सिडी वाला एलपीजी था। उस समय बिना सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत 1234 रुपए थी। ये इंडियन ऑयल के साइट में 1 जनवरी 2014 का डेटा है। इन्होंने ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद 2022 में सब्सिडी समाप्त हो गई पूरे तरीके से। आज एलपीजी की कीमतें आप देखें तो 300 रुपए सब्सिडी के बाद कहां टिकती है। इनके समय 1234 रुपए का फिगर था साहब, और ये कहते हैं 400 रुपए। आधा झूठ फैलाते हैं। वो सब्सिडी वाले एलपीजी की बात करें तो आज सब्सिडी वाले एलपीजी की कितनी कीमत है। ब्रेक का वक्त हो गया प्रतुल जी। मतलब आपके कहने का कुल मायने ये निकालने की देश में महंगाई अब बिल्कुल नहीं, देश में महंगाई है ही नहीं। हमारे आंकड़े तुलना कर ले, ये जो 400 का झूठ है उसकी सच्चाई मैंने बता दी। आंकड़ों में उलझे रहिए दर्शक, हमारे जनता आंकड़ों में उलझी रहे। पहले आंकड़ों की गणना कीजिए कि कब महंगाई थी, कब आप खाने लायक थे, फिर आपके वेतन तक भी बात आएगी। आज भाजपा कहेगी, कल कांग्रेस कहेगी कि हमने इतना वेतन दिया। पैसा आपका है साहब, कमाते आप हैं, टैक्स आप भरते हैं, सरकारें इसका क्रेडिट लेकर जाती हैं, सरकारें दावा करती है कि सब कुछ हम करते हैं। ये सब कुछ जनता करती है और जनता ही अपने निवाले के लिए तरस। रांची में अमित शाह का रोड शो होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी पहचान की मोहताज नहीं, कद्दावर नेता है, काफी बेबाक टिप्पणी करते हैं, बेबाक बोलते हैं। और झारखंड तो इस वक्त सुर्खियों पर है। नोटों के पहाड़ को लेकर, आलमगीर आलम साहब की गिरफ्तारी को लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सुर्खियों पर है। आज शाह ने कुछ नहीं बोला, यह बहुत बड़ा मुद्दा एक जरूर है, जो कि हेमलाल जी ने कहा भी कि आज अमित शाह ने कुछ नहीं बोला। बोलते तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते। आज फिर एक नई मुसीबत विपक्ष के लिए शायद खड़ी हो सकती थी, जैसा अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन रोड शो कर रहे थे, संजय सेठ के प्रचार के लिए आए थे सांसद के प्रत्याशी संजय सेठ। आपको सुनाते हैं संजय सेठ ने न्यूज 11 से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। अमित शाह चुटिया में रोड शो समापन करके दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, और संजय सेठ जो कि मेरे साथ मौजूद है, इनके लिए अमित शाह जी ने रोड शो किया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब अमित शाह जी जो है आपके लिए रोड शो करके गए हैं। कैसा माहौल है? देखो क्या प्यार, क्या उमंग रांची की जनता में। लाखों लोग आज अमित शाह जी के रोड शो में हो, क्यों नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री हैं, वैसे गृह मंत्री लौह पुरुष जिन्होंने कश्मीर को शांत कर दिया, जिन्होंने पत्थरबाज को गायब कर दिया, जिन्होंने सैकड़े ऐसे कानून अव्यवहारिक कानून हटा दिए, जिन्होंने राम मंदिर का मार्ग जो है वो पूरी तरह कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारथी बने। तस्वीरें ये देखिए आप कि यहाँ पर लोग जो है अभी भी खड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, लाखों लोगों की भीड़ का दावा कर रहे हैं संजय सेठ। दूसरी तरफ हेमलाल साहब और कमल ठाकुर साहब कह रहे हैं कि चुटिया की जगह एचईसी में कीजिए। भारत के भी प्रांत बांटने पड़ेंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे कि यहाँ कर आप कर लीजिए, यहाँ आप रैली कर लीजिए। प्रतुल साहब कह रहे हैं कि रंगरेज गली में राहुल गांधी साहब का शो करा दीजिए, मेगा शो करा दीजिए, रोड शो। उस पर कमल ठाकुर साहब कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर चल क्या रहा है। चलिए सारी बातें ठीक है, रोड शो तो चलती रहेंगी, प्रचार प्रसार भी चलता रहेगा। हेमलाल जी, मुद्दा फिर घूमकर आपके पास में आ जाता हूं। लोबिन हेम्ब्रम साहब को क्यों निष्कासित किया? साहब चमरा लिंडा को निलंबित किया तो लोबिन साहब ने क्या अपराध किया था कि निष्कासित कर दिया? अभिषेक जी, आपने दोनों का पहले ही हमसे प्रश्न किया था
लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन जी का। नहीं, आप सीता सोरेन कब की पर बाद में आऊंगा, पहले आप लोबिन साहब और चमरा लिंडा पे हाँ, बता दें। दोनों का आपने प्रश्न किया था और अभी आप इधर भी आ गए, चमरा लिंडा तरफ भी आ गए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि इतने दिनों तक इंतजार किया गया पार्टी के तरफ से। किसका? लोबिन हेम्ब्रम साहब का, चमरा साहब का नहीं, चमरा लिंडा साहब, सीता सोरेन का भी, चमरा लिंडा का भी, 4 दिन बाद हो जाएगा, चमरा लिंडा का भी किया गया। तो लोबिन हेम्ब्रम जी को जहाँ तक सवाल है कि जब पार्टी वेट करने के बाद, बहुत सारा मंथन करने के बाद जब वो नहीं सुधरते हैं, उनको समझाया जाता है, जब नहीं समझते हैं तो अंततोगत्वा उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। मतलब कि अब फिर कभी पार्टी उनको 6 साल तक नहीं लेगी, कभी वो आ नहीं सकते हैं पार्टी में। ये हमारा पार्टी का संविधान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संविधान में है कि फिर 6 साल के पहले 6 साल तक वो नहीं आ सकते हैं, अब कुछ भी कर लें। इसीलिए 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया जी। दूसरी बात सीता सोरेन जी का, तो सीता सोरेन जी को भी वेट किया गया। आप सबों ने कहा हो सकता है कि उल्टा हो जाता। सर समझ गया, सेम नियम होंगे ना सर, दोनों को आपने निष्कासित किया, अच्छा किया। वही। चमरा लिंडा साहब को निलंबित क्यों किया, निष्कासित क्यों नहीं किया? चमरा लिंडा साहब को अभी भी जगह था, बहुत दिनों तक जगह था उनका, और अभी भी दिल में जगह है साहब, है ना? अभी भी दिल में जगह है कि भाई घूम करके आ जाएं बेचारे, तो हो सकते हैं। ये लोबिन साहब और सीता सोरेन साहब, मैडम सुन लीजिए, आप लोग जिस प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि चमरा लिंडा साहब के लिए दिल में जगह है, आप लोगों के लिए दिल में जगह नहीं था। उनको तो निलंबित कर दिया गया। निलंबित का मतलब क्या होता है, एक बार ये भी बताइए हेमलाल साहब। देखिए, निलंबित का मतलब सब लोग समझते हैं राजनीतिक दल से मतलब है। जब इच्छा किया निलंबित राजनीतिक दल के जो भी हैं, निलंबित का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं। उनको निलंबित कर दिया गया। विधानसभा में नंबर्स भी बने रहे साहब, और काम भी चलता रहे। अभी वो विधायक हमारे हैं, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। और ये विधायक नहीं है, उनसे अब कोई लोबिन हेम्ब्रम विधायक नहीं है, बोरियो से अब कोई मतलब नहीं है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम विधायक नहीं है। हेम्ब्रम से अब कोई हमारा मतलब जेएमएम को अब अनुभवियों की जरूरत नहीं है। झारखंड अनुभवी का कोई ऐसा, देखिए शीशा दिखा, जब वो बगावत पर उतर, चलिए हेमलाल जी लौटता हूं आपके पास। विजय साहू जी, बहुत दिनों से 2019 से देखिए, जेएमएम को और आजसू को क्षेत्रीय दल माना जाता है। लोकसभा चुनाव में ये माना जाता है कि आप लोग जो सर दिखता है, जो नेतृत्व दिखता है, जब कभी हेडलेस कहते हैं हम लोग, जब शीर्ष नेतृत्व गिरती है कहीं से भी तो हेडलेस कहा जाता है। झारखंड भी हेडलेस हो चुका है एक बार, और ऐसे में यही जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये मजबूती प्रदान करते हैं। जेएमएम को अब अनुभवियों की जरूरत नहीं। आजसू भी इसी तेवर से गुजर रही है कि आपको भी अनुभवियों की जरूरत नहीं? सबसे पहले थोड़ा समय दीजिएगा, जरूर उस पर भी मैं आऊंगा। जो सवाल किए हैं, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो जी, लेकिन झारखंड सरकार ने एक घोषणा की, अभी 10 किलो का अनाज का बात कर रहे हैं, झारखंड सरकार ने घोषणा किया था कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको 25 रुपया में पेट्रोल देंगे। हम आपसे भी पूछिए उस घोषणा की हकीकत, हमने नहीं, ग्राउंड नहीं, जीरो तो पे वो जाके हम देखा। जानना चाहते हैं कि 25 रुपया का जो ये है घोषणा था, क्या ये योजना चल रही है? जवाब देंगे और हेमलाल जी नहीं या चल कमल रही जी, जानकारी है, नहीं चल रही है, हम वो जवाब देंगे। वो नहीं चल रही तो बंद कब हुई, और अगर चल रही तो कितना लोग लाभ लिए? कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जो भी प्रवक्ता यहाँ आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर सवाल के लिए वो तैयार हो। कागज पे है, कागज पर है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, वो योजना आज भी कागज पर है, पर उसका लाभ कितना लोग उठा रहे हैं इसका आंकड़ा देना और जरूरी सबसे बड़ा बात कि आजसू पार्टी क्षेत्रीय पार्टी और बहुत ताकत के साथ झारखंड के जन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, और कैसे सेंट्रल केंद्रीय मुद्दे और जन मुद्दे जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको कैसे बैलेंस किया जाए। हमारे सुदेश कुमार महतो जी जब स्पष्ट रूप से बातों को रखते हैं तो हमको लगता है कि वैसा वक्ता स्थानीय स्तर पर किसी भी क्षेत्रीय दल में आज तक नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो फसल काट रही है उसका समय अब अंत होने वाला है, और अब दिन आजसू पार्टी का आने वाला है। आप देखेंगे
कि मेरा जैसा कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा कि 5:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक मेरा कार्यक्रम था, लेकिन न्यूज 11 में आना जरूरी था, चूंकि ये चैनल इतना डेडिकेशन के साथ न्यूज़ों को दिखा रहा है। अब मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस डिबेट में शामिल हूँ और वो कार्यक्रम मैं छोड़ के आया हूँ। तो मेरा पूरा कार्यकर्ता, आजसू पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। लेकिन आज देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कितनों दलील दिले चुनाव ये पूरी तरह से हार चुके पूरे देश लेवल पर। और ये जो नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं नया नया, सारा नैरेटिव फेल है। अब आप देखेंगे कि यशवंत सिन्हा, कल तक उनका सुर दूसरा था, अभी उनका सुर आप दिखाएंगे आपको एक यूट्यूब चैनल में, वो इंटरव्यू कल दे रहे थे। वो बोल रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन ये हमारे मनीष जायसवाल का खैर नहीं। बताइए, अब मोदी का इतना विरोध करने के बाद और मोदी से उनको बैर नहीं। और शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक नेशनल चैनल में आ रहा था। चलिए विजय साहब जी, सर एक ब्रेक का हो गया है। आप समय दीजिएगा, उधर ले जा रहे हैं सर, आप भी अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब यशवंत सिन्हा की तरफ ले जा रहे हैं। मुद्दे अभी झारखंड से जुड़े हुए मुद्दे बचे हुए हैं, अभी कई सवाल ऐसे हैं अहम जो पूछने आप लोगों से बाकी है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो समझूंगा कमल ठाकुर साहब से कि काले धन का कुबेर आखिर है कौन। आलमगीर साहब का आज वकालतनामा साइन हुआ है। आलमगीर साहब की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद बाकायदा उनके बिल का मूवमेंट शुरू किया जाएगा। आलमगीर साहब की जरूरत भी है पार्टी को और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी है। और झामुमो से भी समझूंगा कि चतरा में क्यों विरोध कर रहे हैं साहब आरजेडी का। सीधे चलते अपने अतिथियों के पास, वक्त की कमी है, पाबंदियां भी हैं। कमल ठाकुर साहब से पहला सवाल, रैपिड एक्शन राउंड समझ लीजिएगा, अतिथियों से आग्रह है थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कमल साहब, काले धन का कुबेर कौन? आलमगीर आलम। 33 करोड़ रुपए बरामद हुए, आलमगीर साहब की गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने जो रिमांड पिटीशन दिया आलमगीर साहब का, उसमें आरोप है कि 3.2% कमीशन मंत्री के नाम से उठता था, 1.5% सीधे आलमगीर साहब को जाता था, बाकी का बंदर बांट होता था। देखिए, जो पैसा बरामद हुआ है, क्या वो आलमगीर से वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ आदमी है क्या? जिस ओएसडी का बात हमेशा उठ रहा है, क्या वो ओएसडी इससे पहले किन किन मंत्रियों का ओएसडी रहे हैं, क्या उन पर सवाल नहीं है क्या? अगर जांच ही होना है, ठीक है, अगर आलमगीर साहब गलत हैं तो सजा होना चाहिए, लेकिन ये भी तय होना चाहिए कि वो इससे पहले जिसके ओएसडी रहे हैं उनका भी जांच होना चाहिए। पहले तो ये जांच होना चाहिए कि सर फ्लैट कब से है, जिस फ्लैट में पैसे डंप फ्लैट से पैसे का कोई मतलब नहीं है। मतलब पहले कहीं और रखेगा तो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप एक बार, ये बात कहां से पता चल गया कि शिफ्ट कौन सा ईडी आप लोग के पास पहुंचाता है? ये बात भाई नहीं कह रहा हूं, 6 महीने पहले फ्लैट मैं कहता हूं कि इससे लोग कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि इससे पहले जिसके ओएसडीओ थे उनका जांच क्यों नहीं होना चाहिए? उनका पैसा होगा और उनका पैसे को लाके यहाँ क्यों शिफ्ट किया जा रहा था, वो समझना चाह रहा था। नहीं, मैं कहता हूं कि वो पैसा उसी समय का हो, ये क्यों नहीं जरूरी है? आ रहा हूं आपके पास। नहीं, उस समय का भी हो सकता है, 2016 के पहले का होगा, बात करोगे पहले का भी हो सकता है। नोटबंदी हो गई, नोटबंदी का जो चीज था वो नोटबंदी कहाँ था? वो तो नोट बदली था ना, उस समय का पैसा का भी नोट बदली हो सकता है। 33 करोड़ रुपए नगद हो गए होंगे। अरे पैसे का क्या है? पैसे तो गुजरात के एक ग्रामीण बैंक के चेयरमैन एमडी थे अमित शाह। चर्चा मजा नहीं आता। चलिए ठीक है, कमल साहब आ रहा हूं आपके पास एक बार। हेमलाल आ रहा हूं, प्रतुल जी आपके पास, आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। हेमलाल साहब तो समझना जरा चतरा की राजनीति पर। हेमलाल साहब, आपके जिला सचिव अमरजीत साव ने यह बयान दे दिया कि केंद्र त्रिपाठी झामुमो को और गठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने आरोप लगा दिया, बाकायदा कांग्रेस के कई आला कमान वहां गए, एक पैलेस होटल में समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके विवाद आज तक चल रहा। झामुमो के लोगों ने केंद्र त्रिपाठी के प्रचार प्रसार से खुद को अलग कर लिया। 20 तारीख को चुनाव है। हेमलाल साहब, देखिए, चतरा जिला, पूरा चतरा जिला हमारा जो है केंद्र त्रिपाठी के समर्थन में काम कर रहा है। और जहाँ तक सचिव का आपने कहा, तो उनका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है जिसको जांच पड़ताल करने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पूरा जिला समिति, पूरा प्रखंड चतरा जिला का तमाम प्रखंड के लोग लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के। चलिए प्रतुल जी, आ रहा हूं आपके पास। एक ब्रेक का वक्त हो गया प्रतुल जी, एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक से लौटेंगे तो चलेंगे प्रतुल शाहदेव के पास। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैंने उनको संयम में बांध कर रखा है। करते हैं प्रतुल शाहदेव जी का अतिथियों के साथ। प्रतुल जी,
कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का इस बार दावा है कि मेडिकल जो 5 लाख आप लोग देते हैं, कांग्रेस 25 लाख रुपए देगी। आपको क्यों वोट करे साहब? कांग्रेस को क्यों नहीं करे जो 5 लाख की जगह 25 लाख देगी? भाई वो 25 लाख या 50 लाख कर दे, लेकिन वो शुरुआत तो करना चाहिए उन राज्यों से जहां वो सत्ता में है। वहां तो एक नज़ीर पेश करनी चाहिए थी ना। और जिस तरीके की बात ये करते 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, तो ये कर्नाटक और हिमाचल में क्यों नहीं किया? वहां भी करना चाहिए था। जहां जहां इनकी सत्ता है वहां इनको ये करके दिखाना चाहिए था ना, फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर क्लेम करते। और देखिए अभिषेक, नैरेटिव देखिए किस तरीके से आदिवासी एमएलए और एक्स एमएलए इनके पार्टी में बगावत का झंडा लगातार उठा रहे हैं। आदिवासियों में बड़े पैमाने पर रोष है। सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ी, लोबिन हेम्ब्रम ने बगावत का झंडा बुलंद किया, चमरा लिंडा ने बगावत का झंडा बुलंद किया, और ये कह रहे हैं कि चमरा लिंडा के साथ अभी भी सहमति है। यानी कांग्रेस के सुखदेव भगत हार जाए उसका इन्हें गम नहीं, लेकिन स्कोप छोड़ा है कि चमरा लिंडा वापस आ सकते हैं। और लूंगा जो खुटी से लड़ रहे हैं साहब, वो भी पूर्व विधायक हैं। तो लगातार आदिवासी नेताओं की बड़ी लिस्ट है। और मैं अभी लॉजिक सुन रहा था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है साहब। कोई लॉजिक देखकर आलमगीर आलम को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा नोटबंदी के पहले का भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है, उस समय कौन सा नोट प्रचलन में था, वो सब छोड़ देते हैं। सीधे आपने भी दिखाया था ईडी का रिमांड पिटिशन, उसके पॉइंट 7 में जाते हैं और कहते हैं ईडी के सामने जो 164 के बयान के लगभग बराबर होता है, ईडी के सामने ऑन कैमरा दिया हुआ बयान। तो इन्होंने क्या लिखा है कि अंडर ओथ जहांगीर आलम एडमिटेड दैट एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ संजीव कुमार लाल huge cash was deposited which belonged to RDD Minister Shri Alamgir Alam, which establishes that Sanjeev Kumar Lal was using these premises for keeping documents, record, cash and other belongings to Minister Alamgir Alam. ये जहांगीर आलम का बयान है कि वो संजीव कुमार लाल के कहने पर ये सारा कुछ कर रहा था, और ये संजीव कुमार लाल का बयान है कि वो ये आलमगीर आलम के कहने पर वो सारा पैसा कर रहे थे, जो 1.5% का कट मनी है। तो ईडी के रिमांड पिटीशन में विटनेसेस ने ऑन कैमरा साइंड और ये डॉक्यूमेंट्स दिया है कि ये आलमगीर आलम का पैसा। लेकिन ये फिर भी कहेंगे नहीं साहब कोई बात, हमारा पैसा नहीं। 351 करोड़ रुपए एक सांसद क्या पकड़ा? कहा साहब कच्चे का व्यापार है, पकड़ा गया। 100 करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के यहाँ पकड़ाया, वेस्ट बंगाल में, इनके बड़े नेताओं के यहाँ कर्नाटक में पकड़ाया। कहते नहीं, एक नौकर के घर 40 करोड़ रुपया, 32 करोड़ रुपया उसके एसोसिएट्स के यहाँ, अनदर 5 करोड़ रुपया। कहते साहब ये नौकर का पैसा। अब तो अंडर ओथ इन्होंने एडमिट कर लिया, अब भी कुछ क्या बाकी है? पूरे तरीके से इस गठबंधन सरकार का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है, और कुछ एक्सपोजर की जरूरत नहीं। आपने बहुत देर संयम में रखा, थोड़ी तो मोहलत दें हुजूर। ये बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं सिर्फ 1 मिनट में कि इन्होंने संविधान को कैसे बदला था। 1951 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वो चुनी हुई सरकार भी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन लाया था और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी को काफी हद तक सीमित कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 1975 में राजनारायण का मैंने आपको जजमेंट बताया, कांग्रेस ने उस जजमेंट को पलट दिया, संविधान के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? 1900 जो राजीव गांधी का कालखंड था, तो राजीव गांधी के कालखंड में इन्होंने प्रेस बिल लाया था डिफेमेशन का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है साहब, प्रेस की आजादी की बात है, लेकिन प्रेस को कर्व करने के लिए इन्होंने डिफेमेशन बिल लाया था कि प्रेस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यही राजीव गांधी थे जिन्होंने शाहबानो केस को पलटने के लिए संविधान का अपमान किया और जाकर इसको पलट दिया कि ये अल्पसंख्यक महिला को कैसे अधिकार मिल सकता। और सबसे नवीनतम उदाहरण, जब हाल में राहुल गांधी ने संविधान की कोख से जन्मे हुए संसद के द्वारा चुने हुए कैबिनेट के पास किए हुए ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। ये इनके संविधान की इज्जत है। और फाइनल पॉइंट, 42वां संशोधन कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 20% तक संविधान को बदला गया था। ये इंदिरा गांधी ने पारित किया था। तो संविधान के प्रति इनकी क्या आस्था है, यह स्पष्ट है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया। संशोधन की बात है, संविधान में संशोधन जरूरी है या नहीं, ये एक गहन विषय है जिस पर मंथन होना चाहिए बाकायदा, क्योंकि इस पर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया है। हर दल इस पर राजनीति कर रहा है। संविधान 7 देशों के संविधान को मिलाकर बनाया गया था। उस वक्त के हालातों के अनुसार संविधान बनाया गया था। समय समय पर बदलाव आते गए, संविधान में संशोधन भी होते रहे। इसीलिए संविधान के संशोधनों पर सवाल उठाना, अगर राजनीति उस विषय पर हो रही है, तो जनता को खुद निर्धारित करना चाहिए कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है या उनसे वोट मांगने की नई राजनीति चल रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।